फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलता है। तो ये कौन सा फोर्स लगे कि ऑब्जेक्ट का स्टेट बदले? वो है अनबैलेंस। ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, यानी वेलोसिटी का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है। हेलो चैंपियंस, तो आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। और इसको मैं 3D डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ब्लॉक है और ब्लॉक को इस वायर से हमने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, और इस वायर के एंड पे हमने कुछ लोड डाल रखा है ना। तो अभी इस समय दोनों तरफ का जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। तो आप क्या ब्लॉक में मूवमेंट देख रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। और यानी जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल स्टेट पे रहेगा, या तो रेस्ट में है तो रेस्ट, मोशन में है तो मोशन, यानी उसका स्टेट नहीं चेंज होगा। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ोगे आप, तो वहां आता है ना कि फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलता है। तो ये कौन सा फोर्स लगे कि ऑब्जेक्ट का स्टेट बदले? वो है अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं बदलता। लेकिन अभी यहां मैं फोर्स को अनबैलेंस कर दूं, देखो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो यहां ये आपका जो हैंगर है वो x है, इसको मैंने 4 न्यूटन कर दिया, 4 न्यूटन कर दिया। अब आप देख रहे हो, अब ये राइट साइड कितना लग रहा है? 4 न्यूटन, और इधर लेफ्ट साइड कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। तो अब क्या ये फोर्स बैलेंस है? नहीं। तो क्या होना चाहिए? देखो, ये देखो, अनबैलेंस फोर्स ने ब्लॉक को क्या कर दिया? मूव करा दिया। क्योंकि राइट साइड था 4 न्यूटन, लेफ्ट साइड था 1 न्यूटन, तो इधर फोर्स ज्यादा था राइट साइड, है ना, और इसीलिए ब्लॉक क्या हो गया? राइट साइड मूव कर गया, ये वायर नीचे आ गया। समझ में आया? अब देखो, फिर से रीसेट करके दिखाता हूं। अब मैं इधर का फोर्स बढ़ा देता हूं, मैंने कर दिया 7 न्यूटन कर दिया। चलो, अब मैंने इधर का फोर्स 7 न्यूटन कर दिया, इधर है 1 न्यूटन। तो अब क्या फोर्स अनबैलेंस है? हाँ, अभी भी अनबैलेंस है। तो ऑब्जेक्ट किधर जाना चाहिए? ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हाँ, करेगा। और किधर करेगा? जिधर फोर्स ज्यादा होगा। किधर ज्यादा है? जो ताकतवर है उसी की चलेगी ना, उसी की सुनेगी दुनिया। तो ये बॉक्स लेफ्ट साइड घूमेगा, है ना। अब मैं देख लेता हूं, देखो। तो यानी आपने क्या देखा कि बॉक्स में मूवमेंट तभी हुआ जब फोर्स अनबैलेंस था, और मूवमेंट उधर होता है जो फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ फोर्स को क्या कर दूं? बराबर कर दूं। इधर मान लेता हूं 5 न्यूटन कर देता हूं, और इधर भी 5 न्यूटन कर देता हूं, है ना। देखो, 5 न्यूटन मैंने कर दिया, दोनों तरफ 5 न्यूटन। तो अब क्या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा? देखते हैं। नहीं हुआ। क्यों? दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो यहां से अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। और ऑब्जेक्ट के स्टेट को कौन सा फोर्स बदलता है? अनबैलेंस फोर्स बदलता है। बैलेंस फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को नहीं बदलता। अब आइए 3D मॉडल के थ्रू हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हो कि यहां एक वेज है, और इस पर मैं अब ये जो बॉल है वो ऊपर लेके जाऊंगा, है ना। तो ये बॉल को मैं यहां लेकर ले जाता हूं, और मैं इसको प्ले कर देता हूं। अब ये बॉल चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। हमने ये मानकर एक्सपेरिमेंट किया है कि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं था। और फ्रिक्शन नहीं था तो जिस बॉल को हमने यहां से रिलीज किया वो बॉल चलती चली गई, रुकी नहीं। नॉर्मल केस में हम रियल लाइफ में अगर करेंगे तो ये बॉल आगे जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन, और वो इसके वेलोसिटी को कम करते करते इसको रोक देगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मोशन होता रहेगा। यानी कि अभी अगर आप देख रहे हो तो इसका मोशन कंटिन्यू है ना, और इसका मोशन कंटिन्यू है। अगर हम चाहते हैं कि ये मोशन से रेस्ट में आ जाए तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं?
यानी कि यहां से एक आइडिया निकल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है या तो रेस्ट या तो मोशन। तो अगर मोशन वाले को रेस्ट पे लाना है या किसी रेस्ट वाले को मोशन में लाना है तो हमें एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। और अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करता है, और यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अगर मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तब जाकर ये जो बॉल है वो आगे जाके रुकेगी, और अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉल अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। बात समझ में आ गई? वही चीज यहां बताई गई है और आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, डन, क्लियर। तो ये 3D मॉडल के थ्रू आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाना ज़रूरी था, और अब आपको क्लियरली पता चल गया कि जब हम कहते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल देता है, लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, और ये कौन सा फोर्स होना चाहिए, अनबैलेंस, तब तक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करता है। और ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो सकता है, रेस्ट या मोशन। यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। लेकिन अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाएगा, और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि वो अपने स्टेट को बदले, तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स लगाकर बदलाया जाता है। जैसे हम नहीं चाहते पढ़ें, कि मम्मी मारती हैं पढ़ो, तो हम रेस्ट पे हैं, और हम चाहते हैं कि रेस्ट पे रहें, नहीं पढ़ें, लेकिन मम्मी ने स्केल यानी फोर्स दिखाया, है ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उस मोशन मतलब स्टेट ऑफ चेंज, मतलब मैं रेस्ट से मोशन में आना चाहता हूं तो मैं इसका विरोध करूंगा। अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं रेस्ट से मोशन में आओ, और कोई कहे या तो मोशन से रेस्ट पे आओ, तो जब भी चेंज की बात आती है तो मैं इसका विरोध करूंगा, अपोज करूंगा, है ना। और ये अपोज करने की कला को ही इनर्शिया कहते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा अपोज कर सकता है ये उसके मास से डिसाइड होता है। यानी इनर्शिया डिसाइड किससे होता है, मास से। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, और जिसका इनर्शिया ज्यादा वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज भी ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को बदलना चाहता है तो ऑब्जेक्ट पर क्या लगना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स, है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये बॉल, और ये अभी किस पे, रेस्ट पे, और मैं इसके स्टेट को बदलना चाहता हूँ, और स्टेट को बदलना चाहता हूँ मतलब मैं इस बॉल को रेस्ट से मोशन में लाना चाहता हूँ। और मोशन में लाने के लिए यानी अपने स्टेट को बदलने के लिए मुझे इस बॉल पर क्या लगाना पड़ेगा, इस बॉल पे मुझे लगाना पड़ेगा एक अनबैलेंस फोर्स। ये F का मतलब है क्या, अनबैलेंस फोर्स। डन, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। अब सेकेंड लॉ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और इसकी मोशन में आ जाने के बाद इसकी वेलोसिटी v है, तो यहां इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। हाँ, अब वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी या वेलोसिटी कम चेंज होगी, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, यानी वेलोसिटी का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। मतलब थोड़ा सा अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, अगर रेस्ट पे है तो, है ना। नहीं तो इसका अपोजिट केस भी हो सकता है, मोशन से वापस क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे लाए, तो भी अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं पहला वाला केस लेके चलता हूं कि अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी u, और जब मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी v। अभी v ज़्यादा होगा किससे, u से, है ना। तो मान लेते हैं ये कितना था, ये 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, और ये मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 5 करना है और 0 से मुझे 50 करना है, तो क्या दोनों में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं। 0 से 5 1 सेकेंड में, 0 से 5 और 1 सेकेंड में 0 से 50 करना है, तो यानी 0 से 50 करने में मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी mv, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी mu, है ना। मतलब फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल mu, और रेट मतलब टाइम के साथ, ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के साथ। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को मास कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर प्रोपोर्शनल की जगह मुझे इक्वल का साइन लगाना पड़े तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, f, मतलब सॉरी 1। तो ये कुल मिलाकर क्या आ जाएगा आपका, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मास कॉमन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी को मैं a लिख सकता हूं। तो यहां से आपका फॉर्मूला बना F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यही न्यूटन सेकेंड लॉ से निकला हुआ फॉर्मूला है ना। यानी इस फॉर्मूले का जन्म न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ सिंपल ये कहता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के स्टेट में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे जितना ज़्यादा रोटी खाओगे उतना जल्दी पेट भरेगा, वही वाला कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा स्टेट बदलेगा। जैसे अभी स्टेट बदला तो 0 से 5, मैंने फोर्स ज़्यादा लगाया तो ये 0 से बढ़कर 5 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 15 होगा। मैंने और फोर्स लगाया तो 0 से बढ़ के 50 हो गया। यानी फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में होने वाला जो चेंज है टाइम के साथ वो भी बढ़ता जाएगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है इनटू मास, ये आपका आ जाएगा फोर्स के बराबर। ठीक है, और यहाँ फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, मास का किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल किस में, इक्वल ताकत में, मैग्नीट्यूड में। यानी 5 न्यूटन होगा एक्शन तो 5 न्यूटन का ही रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अपोजिट किस में, डायरेक्शन में, है ना। और इसी को मैं 3D के डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं। यहां देखो फायर कैनन है, यानी तोप है। मुगलों के ज़माने में तोप यूज़ होता था, राजपूत यूज़ करते थे, है ना। कि जब ब्रिटिशर्स के तक ये तोपें यूज़ हुई हैं, है ना। आज तोप की जगह टैंक आ गया है ना। तो यहाँ आप देखो कि मैं इसको तोप को आग लगाता हूँ और इसमें बारूद है और ये गोला बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गोला, ये देखो यहाँ आग लगी, एक्शन के कारण गोला आगे निकला और रिएक्शन तोप पे लगा तो तोप पीछे चली गई। मजा आया देखकर? फिर से दिखाऊं, ये देखो, देख रहे हैं चिंगारी धक 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 धक, और यहां फटा ये गोला और ये तोप आगे गया एक्शन के कारण गोला, और तोप पीछे गई। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको मैं यहां से भी दिखा सकता हूं। देखो यहाँ मैं लोड इस पे लगाता हूँ तो यहाँ एक्शन हुआ 2 न्यूटन का और यहाँ रिएक्शन भी हो रहा है 2 न्यूटन का। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बैलेंस है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई हो रहा है कि जहाँ भी एक्शन करोगे उसका क्या मिलेगा, रिएक्शन। ठीक है, अब मैं इस पे लोड बढ़ाता हूँ तो देखते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है कि नहीं। हाँ, अब एक्शन 4 न्यूटन का है तो रिएक्शन वाला फोर्स भी 4 न्यूटन का, लेकिन डायरेक्शन में क्या रहा, अपोजिट। और ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। और आप ये 3D डायग्राम के थ्रू अच्छे से देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, लेकिन मोमेंटम को पहले फॉर्मूले से समझेंगे और फिर हम उसको 3D से समझेंगे। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है,
अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मास तो हर ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन वेलोसिटी जरूरी नहीं हर ऑब्जेक्ट की हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की ही मोमेंटम हो सकती है और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब यह है कि जितना कोलिजन के पहले था उतना कोलिजन के बाद होगा, है ना। और इसी को मैं 3D डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं दो बॉल है। ठीक है, अब मैंने यहां ये जो बॉल ए है इसका मास सेट कर दिया 1.7 kg और इसकी वेलोसिटी सेट कर दी कितनी? मान लेते हैं इसको 20 कर देता हूं। क्लियर? बॉल ए का मास हमने फिक्स कर दिया 1.7 kg, उसकी वेलोसिटी फिक्स कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं बॉल बी का। तो बॉल बी का मास हम कर देते हैं 1.8 और वेलोसिटी कर देते हैं 5.2। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। तो ये बॉल का कोई मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्यों होगा? क्योंकि इसके पास मास और वेलोसिटी दोनों है। और जब ये वेलोसिटी से हिट करेगा किसको? और बॉल बी को, तो जो कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम है उतना मोमेंटम बाद में भी होगा। और अभी आप देख पा रहे हो कि बिफोर कोलिजन ये येलो कलर का मोमेंटम और ये ग्रीन कलर की बॉल का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कितना है? 43.4। तो कोलिजन के बाद में मोमेंटम कितना होना चाहिए? टोटल 43.4। तो आइए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ये देखिए, अब बॉल जा रही है और ये बी बॉल को हिट करेगी। हिट करने से अब जो देखिए टोटल मोमेंटम है वो कितना हो गया? अभी भी टोटल मोमेंटम 43.4 है। हाँ, और बॉल का यानी बॉल ए और बॉल बी का जो खुद का मोमेंटम था वो जरूर बदला, लेकिन अगर दोनों बॉल मिला लें तो जो कोलिजन के पहले मोमेंटम था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद है। यानी मोमेंटम के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं आया, ना कोलिजन के पहले ना कोलिजन के बाद। यानी जितना पहले था उतना अभी भी है और इसी को हम कहते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसको हमको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे और मोमेंटम क्या होता है। और मोमेंटम की अगर यूनिट पूछी जाएगी तो इसकी यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड। ये इसकी SI यूनिट है। तो SI यूनिट का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि आपने बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़ लिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब ये सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए तो अब आप कैपेबल हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन मैंने क्या बताया था? ये फोर्स होते हैं, है ना। जितना एक्शन करोगे उसका उतना ही रिएक्शन मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो पहली चीज तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के नॉर्मल थोड़ी लगता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो अगर कोई चीज अपोजिट है तो वो नॉर्मल कैसे हुई? नॉर्मल मतलब कि एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब कोई चीज अगर अपोजिट है तो फिर एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट होता है, और अपोजिट होगा तो नॉर्मल नहीं होगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है, सेम होता है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में मतलब अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगा,
तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं होता, डायरेक्शन में तो अपोजिट होता है। और यहां लिखा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है, इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा ए और बी। अब क्या आंसर होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। अगर मैंने दीवार को प्रेस किया तो मैंने एक्शन किया दीवार पर, और दीवार ने मुझ पे क्या किया? रिएक्शन। तो मेरा एक्शन दीवार पे लगा और दीवार का रिएक्शन मुझ पे लगा, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगा। दीवार पे लगा एक्शन और मुझ पे लगा रिएक्शन, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगा। तो लॉ ऑफ, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो ये कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आंसर होगा सही बी। देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया पढ़ाया था कि इनर्शिया का पता किससे लगता है? ऑब्जेक्ट के मास से, यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और इनर्शिया ज्यादा होगा मतलब आप उसके स्टेट को बदलना चाहोगे तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा क्या करेगा? उस चेंज का अपोज करेगा, विरोध करेगा। जैसे मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है, जैसे मैं रेस्ट पे हूं, अगर कोई मुझ पे फोर्स लगाकर बोलना चाहता है कि तुम रेस्ट से मोशन पे आ जाओ, तो मैं क्या करूंगा? विरोध करूंगा, है ना। अगर मेरा मास ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा विरोध करूंगा, मास कम होगा तो मैं कम विरोध करूंगा, लेकिन विरोध तो अपोज तो करूंगा। तो यानी कि न्यूटन का जो लिए लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट को क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट का ये वो प्रॉपर्टी है जहां ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि मैं कुछ बदलूं। अगर मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट में रहने दो, और अगर मुझे मोशन में हूं तो मोशन में रहने दो। मुझे रेस्ट से मोशन में मत आने दो, मुझे मोशन से रेस्ट में मत आने दो। मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन विरोध सफल होगा कि नहीं ये तो डिपेंड करेगा फोर्स पे, है ना। तो इसका मतलब कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी मोशन का जो स्टेट है, मोशन के क्या स्टेट हो सकता है? मोशन के दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो रेस्ट या तो मोशन। तो रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, ये हुआ चेंज, और इस चेंज का क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है, और इसी को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है। यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। और जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा चेंज का, ठीक है। इसीलिए इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट का मास है और वो स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किसी टेबल पे रखा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि उसका स्टेट बदल नहीं रहा। उसका स्टेट कब बदलेगा? जब इसकी वेलोसिटी या तो 4 से 5 हो जाए, या 4 से 3 हो जाए, या ये 4 से डायरेक्टली 0 पे इसकी वेलोसिटी हो जाए, यानी रेस्ट पे आ जाए, तब हम कहेंगे ना कि इसका स्टेट बदला। और बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे। तो ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर टेबल में फ्रिक्शन होता तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती? धीरे 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 कम होते होते 0 पे आ जाती। तो इसका स्टेट क्या हो जाता? बदल जाता। और स्टेट तभी बदलता है जब कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है टेबल में। तो टेबल में फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर ये अभी 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 1 सेकेंड बाद भी 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, 50 सेकेंड बाद भी देखोगे तब भी ये 4 से ही चलेगा। इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0।
क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो वैल्यू v की होगी वही u की होगी। जैसे अभी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 4, तो बाद में भी तो 4 ही होगी, तो 4 माइनस 4 अपॉन टाइम करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब 0 एक्सेलरेशन, और 0 एक्सेलरेशन है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स निकालने के लिए क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो फोर्स की भी वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, 0 न्यूटन। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एक फ्रिक्शन लेस टेबल पर चाहते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मूव करता रहेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट, कभी आपने रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। हमारी देश की जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी इसरो, ठीक है, तो इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करती है तो आपने देखा है जैसे मान लो ये रॉकेट है, तो आपने देखा होगा रॉकेट में जो ईंधन फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारी गैस निकलती है, फ्लेम और गैस, और ये गैस अर्थ पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। और जब अर्थ पे फोर्स लग रहा है तो अर्थ भी क्या कर रहा है, रॉकेट पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अर्थ जब रॉकेट पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये एक्शन है ये रिएक्शन है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो एक्शन धरती पर नीचे की तरफ लगा तो रिएक्शन रॉकेट पे ऊपर की तरफ लगेगा, तो रॉकेट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना। जो मोमेंटम यानी रॉकेट का जो मोमेंटम है वही आपका जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद होगा। तो यानी कि जो रॉकेट वर्क करता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। डन। चलिए अब ये ग्राफ वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, किसका, एक बॉल का जिसका मास कितना है 50 ग्राम, और ये बॉल कंक्रीट फ्लोर पे क्या कर रही है, रोल कर रही है। जैसे मान लो ये फ्लोर है और फ्लोर पे ये जो बॉल है वो इस तरीके से रोल कर रही है ना, और रोल करते हुए वो आगे बढ़ गई, है ना, ये इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ गई। अब उसकी जो वेलोसिटी है उसका ग्राफ टाइम के साथ दे रखा है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो किसका, रोलिंग बॉल का, और फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। तो अगर आप देखोगे कि जब टाइम कितना है 0 सेकेंड, तो यानी जब हम अपना ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं, तो जब हमने अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किया यानी बॉल को जब देखा तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां मैंने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब बॉल क्योंकि एक फ्रिक्शन वाले कंक्रीट फ्लोर पे मूव कर रही थी, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट। तो मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन वाला फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, जब भी फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है तो वो वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज। तो इसीलिए इस बॉल की वेलोसिटी देखो डिक्रीज होते 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 8 सेकेंड बाद, क्योंकि यहां एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो डिक्रीज होते होते 8 सेकेंड बाद बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0। यानी 8 सेकेंड बाद बॉल की जो वेलोसिटी है, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और 80 से 0 होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम आप देख पा रहे हो ग्राफ में कितना, 8 सेकेंड। टाइम किस में दिया है, सेकेंड। क्लियर। तो अब सबसे पहला काम क्या पूछा था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
अब फाइनल कितना है, फाइनल है 0 माइनस इनिशियल कितना है 80 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है 8 सेकेंड। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, -80/8 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये पूछा है कि अगर एक्सेलरेशन इतना है, ये तो निकल गया, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कितना फोर्स लगे कि 8 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 80 से 0 हो जाए। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, यहां किस में दिया था, ग्राम में। तो 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया किलोग्राम, और इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन माइनस में है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां एक्सेलरेशन हमने माइनस में रख दिया, कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 0 तो यही कट गए। ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, हाँ 2 0 और 5 और 10, तो यानी 1/2, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 न्यूटन, यानी कि -0.5 न्यूटन। यहां माइनस का मतलब यह है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, किसके अपोजिट, मोशन के अपोजिट। ठीक है, बॉल का मोशन आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन माइनस ये इंडिकेट कर रहा है। और कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 0.5 न्यूटन का लग रहा है। ये रहा आपका आंसर, ये एक्सेलरेशन का आंसर और ये फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर। डन, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, आपको इसकी एसआई यूनिट लिखनी है, यानी डिफिनीशन। डिफिनीशन के बाद क्या लिखना है, डिफिनीशन के बाद हमको लिखना है उसकी एसआई यूनिट। फिर फोर्स का जो फॉर्मूला है मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है, और फिर आपको ग्राफ बनाना है मोमेंटम का, वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ जब मास कांस्टेंट है, फिक्स है, और मोमेंटम का मास के साथ ग्राफ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट की मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को कहते हैं मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो हम पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ mass of an object, product of mass of an object and its velocity, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी at a time is known as momentum। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा P = m × v। P का मतलब मोमेंटम और मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब इसकी एसआई यूनिट पूछा था, तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा तो एसआई यूनिट नहीं भूलोगे। फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डन। चलिए अब आता है कि यहां बोला था कि फोर्स को मोमेंटम के टर्म्स में लिखो। तो फोर्स का मतलब होता है क्या, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, mv यानी फाइनल मोमेंटम माइनस mu यानी इनिशियल मोमेंटम। भैया m इंटू वी मोमेंटम होता है, तो अगर वेलोसिटी फाइनल लोगे तो जो मोमेंटम आएगा वो भी तो फाइनल मोमेंटम आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो मोमेंटम ही इनिशियल आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी समय के साथ मोमेंटम का जो चेंज होता है उसको हम फोर्स कह सकते हैं। तो फोर्स का मतलब एक मतलब ये भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक मतलब ये भी होता है, ठीक है, डन। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने को भी बोला था, तो आइए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ बोला था मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का, है ना, कब, जब मास फिक्स है। तो अब आप खुद ही बोलो, आप खुद ही देखो, अगर मास फिक्स है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, और जब भी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा, अगर मास कांस्टेंट है तो वो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब आ जाता है कि अगर मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ पूछे और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगेन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P और M आपस में क्या हो जाएंगे, P और M आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर कोई दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जो उसका ग्राफ होता है, जो उसका ग्राफ होता है बच्चा, वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये रहा मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, और ये रहा मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, डन। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए जहां आपको इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज करने में मदद मिली होगी, और क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो भी पता चला होगा। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक आते रहें, और वीडियो अच्छा रहे लगे इससे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।